हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तो आज यानी कि 28 जनवरी के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम 28 जनवरी द हिंदू, इंडिया चाइना टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स इशू वीजाज। इंडिया और चाइना के बीच में जब से ब्रिक्स समिट हुआ है रशिया के कजान में, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जब से बायलैटरल टॉक हुई है, दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं वो रिलेटिवली सुधरते जा रहे हैं। अब एज वी ऑल नो कि पिछले 4-5 सालों में जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस थे ऑल टाइम लो पे पहुंच गए थे, ऑल टाइम लो। दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के यहाँ आने जाने पे बैन लगा दिया था, वीज़ा इशू करने बंद कर दिए थे। इसके अलावा जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को, चाइनीज प्रोडक्ट को बैन कर दिया था। इसके अलावा बॉर्डर पे चाहे वो अक्साई चिन हो, डोकलाम हो या अरुणाचल प्रदेश हो, तीनों ही जगह पे क्या बना हुआ था, स्टैंड ऑफ बना हुआ था आर्मीज के बीच में। तो कुछ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा स्पेकुलेशन भी लगा रहे थे कि देयर कैन बी ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, बट पिछले 2-3 महीनों में जिस तरह से रिश्ते दोनों देशों के सुधरे हैं, है ना, वो पूरी दुनिया के लिए एक शॉक करने वाली बात है। अब ये रिश्ते सुधर क्यों रहे हैं और क्यों मतलब चाइना जो है प्रोएक्टिवली एक्शन ले रहा है इस मामले में कि इंडिया के साथ हमारे जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। द रीजन बिहाइंड इट, वन ऑफ द रीजन बिहाइंड इट, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं 20 जनवरी को, ओथ हो गई है। और चाइना को ये बात बहुत अच्छे से पता थी जब ये इलेक्शन हुए, क्योंकि हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है इंप्रूव हो रहे हैं आफ्टर 7 नवंबर, जब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो वोट्स हैं उनकी गिनती शुरू हुई और डिक्लेयर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद चाइना को ये लग गया कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना को अपना नेचुरल एनिमी मानते हैं। दैट इज़ वाई अब ऐसे में जब पूरी दुनिया, पूरा बेस्ट हमारे खिलाफ होने वाला है, तो कम से कम हमें एक ऐसे मार्केट की ज़रूरत है जो चाइना में जो प्रोडक्शन होता है उसको कंज्यूम कर सके। तो दुनिया में एकमात्र ऐसा मार्केट है ना जो अपने दम पे है ना बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनीज का प्रोडक्शन कंज्यूम कर सकता है, वो इंडिया है। दैट इज़ वाई चाइना इंडिया के साथ पुश कर रहा है कि अब जो रिलेशन है वो अच्छे हो जाए। बट चाइना इज चाइना, है ना। हमने पहले भी इन्हें ट्रस्ट किया हुआ है। 1955 में एक नारा लगा कि हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बदले में क्या हुआ, 1962 होता है, वॉर होती है जिसमें इंडिया की डिफीट होती है। तो वो वॉर में हमारी डिफीट इसलिए हुई जस्ट बिकॉज ऑफ हम चाइना पे हमने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया था। तो भले ही ये रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं बट हमें चाइना पे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालांकि स्पेसिफिकली इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 2-3 दिन पहले कि जो विक्रम मिश्री है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है, वो विजिट पे जाने वाले हैं, चाइना की बीजिंग को विजिट करेंगे और बहुत सारे डिग्नेटरी से मिलेंगे। तो अभी इनकी जो मीटिंग हुई है वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर बांग ई से हुई है। ठीक है, और बांग ई ने जो अपना स्टेटमेंट है, जो एक बायलैटरल कॉमन स्टेटमेंट दिया जाता है आफ्टर मीटिंग, उसमें ये बोला कि जो इंडिया और चाइना है ना वो दूर करने की कोशिश करेंगे म्यूचुअल सस्पिशन एंड स्ट्रेंजमेंट, यानी कि एक दूसरे के बीच जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, जो मतलब भरोसे की कमी है, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो भले ही ये चीज़ एम्फेसिसली बोल रहे हैं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा होने वाला नहीं है बिकॉज चाइना ऑल्सो नोज कि इंडिया इज़ द नेचुरल एनिमी। बिकॉज चाइना जो नियर फ्यूचर में सुपर पावर बनने वाला है यूएसए को बीट करके, उसको कंपटीशन देने वाला दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री है, दैट इज इंडिया। इस बात से चाइना बहुत अच्छी तरह से अवेयर है। ठीक है, बट है ना इन द मीन टाइम जो भी डेवलपमेंट हो रही है दोनों कंट्रीज के रिलेशन में वो बहुत ही पॉजिटिव है। क्या हुआ है इस मीटिंग में, दोनों हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के बीच में, कि दोनों कंट्रीज एग्री कर गए कि अब जो डायरेक्ट फ्लाइट है इंडिया से चाइना और चाइना से इंडिया, इनको दोबारा से रिज्यूम किया जाएगा, रेगुलर फ्लाइट चलेंगी, है ना। इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए दोनों कंट्री एक दूसरे के सिटीजन्स को वीजाज इशू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हुई है इसमें जिसके बारे में चाइना बहुत कम बात करता है। ठीक है, पहला तो बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बहुत बात होती है बट एक्शन बहुत कम होते हैं चाइना की तरफ से। दूसरा एक इशू और है, वो है हाइड्रोलिक डाटा, यानी कि हमें पता है
जो इंडिया और चाइना है बहुत सारी कॉमन रिवर्स को जो है शेयर करते हैं, लाइक ब्रह्मपुत्र हो गई, इसके अलावा जो तीस्ता है वो भी उधर से ही आती है। तो बहुत सारी रिवर हैं जो है ना कॉमन रिवर हैं इंडिया और चाइना के बीच में, जिनका डेटा चाइना बहुत दिनों से इंडिया के साथ शेयर नहीं करता है, जिससे इंडिया को एक फियर बना रहता है कि कहीं एकदम से हमारे यहाँ फ्लड ना आ जाए, क्योंकि चाइना ने तो बताया नहीं कितना जो वाटर है वहाँ पे जमा हो चुका है, इस साल ज़्यादा वाटर आ रहा है कि कम वाटर आ रहा है, तो ये चाइना बताता नहीं है। पहली बार चाइना ने इस मीटिंग में ये क्लियरली कहा है कि हम जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है वो इंडिया के साथ शेयर करने को रेडी हैं, ठीक है। दे एग्री टू रिज्यूम द डायलॉग ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स एंड शेयरिंग ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डेटा दैट चाइना विदहेल्ड फॉर ईयर्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी बात हुई है, फर्स्ट बात म्यूचुअल सस्पिशन को दूर करना है, दूसरा हाइड्रोलिक डेटा जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है उसको शेयर करना है ना। तीसरी बात है डायरेक्ट फ्लाइट जो है दोनों के बीच में शुरू की जाएंगी। चौथा है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो इस साल जून 2025 से है ना वो भी शुरू हो जाएगी। चाइना ने उस चीज़ के लिए भी परमिट कर दिया है, ठीक है। बट बॉर्डर डिसएंगेजमेंट को लेके बस सिर्फ इतना कहा गया कि जो हमारी पार्टीज़ हैं यानी कि दोनों तरफ की जो आर्मीज हैं वो रेगुलर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगी, और इन बॉर्डर डिस्प्यूट को दूर करने के लिए एक जो स्टैंड ऑफ है उसको दूर करने के लिए, इन बॉर्डर डिस्प्यूट को दूर करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाएगा। तो एक पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। तो द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड लॉन्चेज पोर्टल, ठीक है। तो उत्तराखंड ने फाइनली अडॉप्ट कर लिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर इंडियन का ड्रीम, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रीम, फाइनली इंडिया के एक छोटे से स्टेट, न्यूली बॉर्न स्टेट उत्तराखंड ने पूरा किया है, और उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों में से कुछ का क्वेश्चन होगा कि नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो गोवा में भी है, ठीक है। तो गोवा में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। 1961 से पहले जब पोर्टुगीज के कब्जे में था गोवा, तब से ही गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। बस ये था जब गोवा को हमने 19 दिसंबर 1961 को जब हमने कैप्चर कर लिया, उसके बाद जो यूसीसी वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेड था उसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। दैट इज़ वाई गोवा में जो है अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है। तो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, वहाँ पहले से इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है रूल बना के, ठीक है। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, तो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है वो हम बाद में जानेंगे। जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कैसा है, तो जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो बेसिकली इक्वलिटी को टैकल करता है। जब इनसे पूछा जाता है कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया क्यों, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन, है ना, मैन एंड वुमेन, मेल एंड फीमेल, एंड टू रिलीजन्स और टू कैटेगरीज, यानी कि इन दोनों के बीच में, दो मैन एंड विमेन के बीच में जो इनइक्वालिटी है, दो कैटेगरीज के बीच में जो इनइक्वालिटी है, उसको दूर करने के लिए हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया है, ठीक है। तो इसके थ्रू सबसे पहला जो क्लॉज है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड में, ये क्या करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास्ड बाई स्टेट असेंबली लास्ट फरवरी बैन्स प्रैक्टिसेस सच एज हलाला, इद्दत एंड तलाक, कस्टम रिलेटेड मैरिज एंड डाइवोर्स इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो इनको इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट कर देगा, यानी कि इसके बाद कोई भी उत्तराखंड में ना तो हलाला के लिए फोर्स कर सकता है, ना इद्दत के लिए फोर्स कर सकता है, ना तलाक के लिए फोर्स कर सकता है। तीनों के लिए क्या होगा, हलाला तो कैंसिल आउट ही है, इद्दत भी कैंसिल आउट ही है। तलाक के लिए आपको कौन सा रूट फॉलो करना पड़ेगा, वही रूट जो हिंदू मैरिज लॉ के तहत, जो हिंदू, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन एंड जो आपके और अदर रिलीजन्स हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हिंदू मैरिज लॉ वाले जो एक्ट है वो लागू होंगे, यानी कि कोर्ट का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पूरी इंडिया के यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पाइनियर बन सकता है, बिकॉज ये ना सिर्फ किसी रिलीजन को टारगेट करता है, ये इक्वालिटी को टारगेट करता है और ओपननेस को भी बढ़ावा देता है। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उत्तराखंड का है ना, वो मैरिजेज और डाइवोर्स कोई नहीं, जो लिव इन रिलेशनशिप है ना उनको भी एक तरह से एक्सेप्ट करता है,
ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ का कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड मैंडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर मैरिजेज, डाइवर्स एंड लिव इन रिलेशनशिप्स, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में कोई भी रह रहा है तो उसको भी क्या करवाने की जरूरत है, अब रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू क्या होगा, आप अपने मैरिजेज को, डाइवोर्स को क्या कर सकते हो, ऑनलाइन दर्ज करा सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा इस पोर्टल पे और क्या किया जा सकता है, इस पोर्टल पे आप लोग कोई भी पर्सन अपनी जो बिल है, ठीक है, वो भी लिख सकता है। ठीक है, तो एक तरह से एक कंप्लीट पैकेज मतलब प्रोवाइड कराता है यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बाकी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत दिया भी है। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 44 ये प्रोविजन करता है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी के लिए एक जैसा क्रिमिनल लॉ होना चाहिए। तो उत्तराखंड का जो सिविल कोड है एक बैलेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ना किसी रिलीजन को ये टारगेट करता है, बस इक्वलिटी को, है ना, अचीव करने की कोशिश करता है, चाहे वो जेंडर इक्वलिटी हो या रिलीजियस इक्वलिटी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट न्यूज है वो अगेन ट्रम्प से रिलेटेड है। एज वी ऑल नो कि ट्रम्प का जो इनॉग्रेशन है 28 जनवरी 2025 को हो गया है एंड डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद अब जो है ऑफिशियली ये लीडर बन गए हैं यूएसए के। तो उसके बाद जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनसे फ़ोन पे बात की है। तो मोदी स्पीक टू ट्रंप ऑन फोन, से इज कमिटेड टू ए ट्रस्टेड पार्टनरशिप, है ना। इन्होंने फ़ोन पे बात करी है एंड उन्होंने कहा है कि हम जो पहले वाली बॉन्डिंग थी हमारी जो फर्स्ट टेन्योर में, हम उसको कंटिन्यू करने को तैयार हैं। जो इंडिया यूएस के जो रिलेशन आपके टाइम पे, है ना, ऑल टाइम हाई पर पहुंचे थे, ठीक है, उनको हम, है ना, एक बार फिर से और एक नई ऊंचाई पर, नई हाइट पर ले जाने को तैयार है। इन्होंने एक ट्वीट भी किया आफ्टर द फोन कॉल विद ट्रंप। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, डिलाइटेड टू स्पीक विद माई डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, congratulated him on his historic second term. We are committed to a mutually beneficial and trusted partnership. We will work together for welfare of our people and toward global peace, prosperity and security, Mr. Modi said in a post on X, है ना। X आज का X क्या है, पहले का ट्विटर है। ठीक है, तो पहले की तरह, यानी कि जो ओल्ड फ्लेवर है 45th प्रेसिडेंट वाला जो फ्लेवर है इंडिया यूएस रिलेशन में, ठीक है, वो डालने की बात कही है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने, दोनों ने एक दूसरे से। ठीक है, तो कैसे रहने वाले हैं इंडिया यूएसए के रिलेशन। ठीक है, देखो, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जाता है जियो पॉलिटिक्स में, जैसे डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि रशिया इज़ नॉट ए एनिमी, चाइना इज ए एनिमी, क्योंकि अब जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो चाइना को देखते हैं एक कंपटीटर के तौर पे कि आने वाले समय में यही एक कंट्री है जो यूएसए का जो सुपर पावर स्टेटस है उसको चैलेंज करेगा। तो यूएसए को अगर सुपर पावर बने रहना है ना, इनका तो स्लोगन ही है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका को अगर ग्रेट बने रहना है तो चाइना को नीचे रखना ही होगा। ठीक है, तो चाइना को नीचे रखने के लिए अब यूएसए खुद अपनी जंगें तो लड़ता नहीं, वॉर तो लड़ता नहीं, वो क्या करता है, प्रॉक्सीज का यूज़ करता है। ठीक है, तो वो चाहता है कि चाइना के खिलाफ कोई एक ऐसा पर्सन खड़ा किया जाए, कोई ऐसा कंट्री खड़ा किया जाए जो चाइना को प्रॉपरली टैकल कर सके, कंटेन कर सके। तो जब पूरी दुनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कंट्री को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता सिवाय इंडिया के। ठीक है, क्योंकि इंडिया एक नेचुरल कंपटीटर है चाइना का। ठीक है, यूएसए इनसिक्योर है चाइना से और चाइना इनसिक्योर है इंडिया से। दैट इज वाई जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप का यूएसए है वो किस में बिलीव करता है, इंडिया में बिलीव करता है कि ये कंट्री जो है चाइना को कंटेन कर सकता है। दैट इज वाई जो यूएसए है जो डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में क्या करता है, इंडिया के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। देखना, जैसे पिछले टेन्योर में बहुत सारी डील हुई थी, लेमुआ हुआ था और आपकी बहुत सारी जो चिनूक हेलीकॉप्टर से रिलेटेड डील थी, बहुत सारी डील, रोमियो हेलीकॉप्टर जो नेवल हेलीकॉप्टर है, सर्विलेंस हेलीकॉप्टर्स हैं, उससे रिलेटेड डील हुई थी। तो इस बार भी बहुत सारी डीलें होने वाली हैं, बहुत सारे जो मिलिट्री डिफेंस बेनिफिट है वो मिलने वाले हैं। हाँ, बिजनेस और रिलेटेड इशूज़ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इंडिया को चैलेंज मिलने वाला है, क्योंकि जो
डोनाल्ड ट्रंप है वो एक नेशनलिस्ट पर्सन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और इन्होंने अभी हाल ही में मेक इन इंडिया की तरह, हमारा जैसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसी की थीम पे मेक इन अमेरिका भी शुरू किया है कि आप अमेरिका में आओ, सीधे सीधे बोला है, आप अमेरिका में आओ, अपने प्रोडक्ट बनाओ और हम आपको ऑफर करते हैं लोवेस्ट टैक्स ऑन द अर्थ, मतलब हम आपसे इतने कम टैक्सेस लेंगे, पूरी अर्थ पे कोई भी कंट्री आपसे उतने कम टैक्स नहीं लेगा, तो आप हमारे यहाँ बिजनेस करने को फोर्स हो जाओगे। तो मेक इन अमेरिका, तो ये मेक इन अमेरिका बट ओबियस सी बात है मेक इन इंडिया को चैलेंज ही करेगा। इसके अलावा इमिग्रेशन के मुद्दे पे दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप है और नरेंद्र मोदी हैं, उनका पर्सनल रेपुटेशन है, एक पर्सनल रिलेशन भी है ना, तो अगर ये इनके पर्सनल रिलेशन का है ना इंडिया यूएस रिलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो शायद नरेंद्र मोदी कन्विंस कर ले जाएं डोनाल्ड ट्रंप को, है ना, ऑन द इमिग्रेशन पॉलिसी, जो इंडियंस को बाहर निकालने की बात हो रही है, जो भी है H1B जो वीजाज हैं जो दिए जाते हैं इंडियंस को, उनको कम करने की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से इंडिया यूएस रिलेशन आगे बढ़ने वाले हैं नियर फ्यूचर। नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, बट है ना पॉलिटिकली लेने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, है ना, तो उसी चक्कर में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है। तो आम आदमी पार्टी अलेज वाटर टेररिज्म बाई हरियाणा सैनी जंक क्लेम। हुआ क्या कि जो अपोजिशन में है दिल्ली में बीजेपी, वो आम आदमी पार्टी जो कि पावर में है उसको, है ना, इलेक्शन में ये इशू बना के घेरने की कोशिश कर रही थी कि आपने दिल्ली वालों को साफ पानी देने का वादा किया था, आप दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, और एक जेन्यून इशू है दिल्ली में, वाटर क्राइसिस एक जेन्यून इशू है। अब इलेक्शन आ गया, अब कुछ किया नहीं साफ पानी को लेके करंट गवर्नमेंट ने दिल्ली में, है ना, तो इन्होंने एक एलिगेशन लगाया किस पे, हरियाणा गवर्नमेंट में। और एलिगेशन को जैसा था कि जो हरियाणा की गवर्नमेंट है ना, वो पानी गंदा कर रही है। ठीक है, पानी गंदा कर रही है और पानी में क्या मिला रही है, बहुत सारा अमोनिया मिला रही है। आप अलेज दैट द लेवल ऑफ अमोनिया इन द वाटर इज हाई एंड टर्म इट एज वाटर टेररिज्म एंड डेलिबरेट एक्ट बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, यहां तक तो ठीक था, दोनों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, बट यहीं पे नहीं रुके। जो आम आदमी पार्टी यानी कि जो दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर हैं आतिशी मरलेना और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, इन्होंने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इन्होंने कहा कि आप इस वाटर इशू को देखिए, बिकॉज हरियाणा डेलिबरेटली इस पानी को पॉइजन कर रहा है, अमोनिया मिला के पॉइजन कर रहा है, जिससे जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो हार्म हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जब इन्होंने एक एक्सक्यूज दिया इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक्शन लेना शुरू करा एंड हरियाणा सरकार से बोला है कि भाई आप हमें एक फैक्चुअल रिपोर्ट बाय थर्सडे सबमिट करो, सबमिट ए फैक्चुअल रिपोर्ट बाय थर्सडे। ठीक है, तो अब देखते हैं हरियाणा गवर्नमेंट इस पे क्या जवाब देती है। ठीक है, ऑन द अदर डे कि एक एलिगेशन आम आदमी पार्टी के जो चीफ है अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से लगाया गया कि आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल also alleged that the country has never seen such dirty politics. If people of Delhi were not voting for BJP, will you kill the people of Delhi by giving them water mixed with poison? इन्होंने बोला कि भाई पॉइजन मिला के वाटर दिया जा रहा है, और पॉइजन मिलाने का काम कौन कर रही है, बीजेपी, जो कि हरियाणा में पावर में है अभी। ठीक है, अब उसके थोड़े दिन बाद दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट आती है, और दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है, दिल्ली जल बोर्ड in an official communication to the chief secretary termed as आप एलिगेशन फैक्चुअली इनकरेक्ट, बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है झूठ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो है झूठ बोल रही है। इट इज stated and added that ammonia level in यमुना increased during the winter season, अक्टूबर से फरवरी, उन्होंने कहा नेचुरली बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो कह रही है ठीक है, हम एक बार इलेक्शन कमीशन को जवाब दे दें, उसके बाद हम आपको शू करेंगे कोर्ट में, वी विल सी यू इन द कोर्ट। तो देखो इलेक्शन तो खत्म हो जाएंगे, बट हरियाणा गवर्नमेंट श्योरली जाएगी, क्योंकि एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। ठीक है, बट इन माय पर्सनल ओपिनियन इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। वाटर जो है एक बहुत बड़ी क्राइसिस है हमारे दिल्ली में, वाटर क्राइसिस हमेशा बनी रहती है, पीने का पानी नहीं है। तो दोनों सरकारों को, है ना, विद यूनियन गवर्नमेंट मिल के काम करना चाहिए, जैसे दिल्ली के लोगों को क्या मिल सके, साफ पानी मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज जो है, जेपीसी रिजेक्ट ऑल अमेंडमेंट टू द वक्फ बिल मेड बाय द अपोजिशन।
ठीक है। बफ बिल कुछ समय पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में अपोजिशन ने इसका विरोध किया, अपोज किया, तो क्या किया गया, इसको जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी स्टैंड फॉर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक बॉडी होती है पार्लियामेंट के अंदर ही, जिसमें क्या होते हैं, रूलिंग पार्टी के एमएलए भी होते हैं और अपोजिशन पार्टी के एमएलए भी होते हैं। तो वो जेपीसी इसको क्या कर रही थी, एग्जामिन कर रही थी, एंड एग्जामिन के दौरान बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, लगभग 500 से ज़्यादा अमेंडमेंट प्रपोज किए गए। बट जितने अपोजिशन के एमपीज थे, उन्होंने जो अमेंडमेंट प्रपोज किए थे उन सबको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वोटिंग सिस्टम होता है तो उसमें रूलिंग पार्टी के एमपी ज़्यादा थे, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, अपोजिशन ने जितने भी प्रपोजल दिए उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। ऑन द अदर हैंड बीजेपी जो कि पावर में है और इसके जो अलाइज हैं, उन्होंने जो सजेशन दिए थे 32, उन सबको मान लिया गया, उन सबको मान लिया गया। ठीक है, अब देखते हैं इस पे आगे क्या होने वाला है, बट कुछ इस तरह का बिल होने वाला है। ठीक है, बफ बिल, बफ बिल अगर पहले हम जान लें कि बफ बिल लाया क्यों गया था। ठीक है, अब एक तरह से टेररिज्म हो गया था इस एक्ट का। बफ एक्ट क्या होता है, इसमें एक टर्म है बफ बाय यूजर। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। बफ बाय यूजर क्या होता है कि अगर मान लो कोई पर्सन जो इस्लाम को प्रैक्टिस करता है और वो किसी प्रॉपर्टी पे, चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उस पर कुछ समय तक रिलीजियस प्रैक्टिस करता रहता है, नमाज वगैरह पढ़ता रहता है, तो उस ज़मीन को क्या किया जा सकता है, बफ किया जा सकता है, यानी कि इस्लामिक जो इंस्टीट्यूशन है उनके कब्जे में लिया जा सकता है, बता के कि हमने यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की हैं, हमने यहाँ पे नमाज पढ़ी है, दैट इज़ वाई दिस लैंड बिलोंग्स टू अस। ठीक है, अब बहुत सारी ज़मीनें है ना, शॉकिंगली क्या हुआ, कुछ लोगों के घर कब्जा लिए गए, स्कूल कब्जा लिए गए, रेलवे ट्रैक कब्जा लिए गए। उसके बाद डिमांड किया गया कि भाई अब आपको एक बफ बिल लाने की ज़रूरत है, जिसमें क्या होगा, जो बफ के नियम होंगे है ना, बफ की ज़मीन के जो नियम होंगे उनको क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। इसी के लिए ये बफ बिल लाया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या चेंजेज होने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो चेंजेज होने वाले हैं, देखो पहले बफ बोर्ड में है ना, बफ की जो ज़मीन है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक बफ बोर्ड होता है। तो उसमें पहले 2 नॉन हिंदू होते थे, अब उनको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 4। ए बफ बोर्ड कैन नाउ हैव इवन 4 नॉन मुस्लिम मेंबर इंस्टीड ऑफ 2 मेंशन्ड इन द बिल। 4 होने वाले हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग बफ बाय यूजर प्रॉपर्टी विल रिमेन सो एक्सेप्ट व्हेन देयर आर इन डिस्प्यूट और गवर्नमेंट फैसिलिटीज। ठीक है, बफ बाय यूजर रेफर्स टू ए प्रॉपर्टी दैट may or may not have record providing it to be buff but has been used for religious purposes. However, the amendment make it clear such that existing property must registered before the new law comes into फोर्स। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ को है ना, हमने यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस की है, दैट इज वाई दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अस। अभी कुंभ मेले पे भी बोल दिया था किसी ने कि कुंभ जो मेला जहाँ पे जिस जमीन पे लगा हुआ है ना, वो भी बफ की प्रॉपर्टी है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई है ना। और एक डाउट था है ना, बफ बिल का विरोध इसलिए हो रहा था, जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें, बिकॉज लोगों को लग रहा था कि ज़मीन छीन ली जाएगी। तो उसको लेके सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो बफ की ज़मीन पहले है उसको हम लोग नहीं छेड़ने जा रहे हैं, वो ज़मीन एज इट इज़ रहेगी, बट जो नए क्लेम किए जाएंगे वो इस एक्ट के अंदर आएंगे। तो एक तरह की एक राहत दी गई है। ठीक है, इसके अलावा पहले इस तरह की जो बफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंक्वायरी है वो कलेक्टर यानी कि किसी ज़िले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता था, अब ये जिम्मेदारी इससे छीन ली गई है ना। एक्ट कहता है कि एक पर्सन है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा स्पेशली इन्हीं मामलों को सुनने के लिए। इसके अलावा है ना, जो रजिस्ट्रेशन है कि भाई उन्होंने बोला कि जितनी भी बफ प्रॉपर्टी आपने बफ करी है उसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, आपके पास कितने महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है। ठीक है, उसके अलावा बफ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा मुसलमान, कौन सा मुस्लिम प्रॉपर्टी को बफ कर सकता है। तो इसका भी जवाब देता है ये बिल, कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसने लगातार 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस किया है, ठीक है, वो किसी भी प्रॉपर्टी को है ना एक्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बफ कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी क्लैरिटी जो बफ बोर्ड है बफ प्रॉपर्टी को लेके ये बिल लेके आएगा। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट अभी आए हुए हैं इंडिया में, एंड पूरा 100-200 लोगों का एक है ना
कॉन्वॉय अपने साथ लेके आए हैं, हर जगह के स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे में इनके जो नेवी चीफ हैं वो भी आए हैं, एंड नेवी चीफ ने विजिट किया ब्रह्मोस की जो फैसिलिटी है। इंडोनेशियन नेवल डेलीगेशन विजिट ब्रह्मोस ऑफिस इन दिल्ली, अपराइट ऑफ वेपन सिस्टम। ठीक है, आप हम सबको पता है जैसे इंडोनेशिया खरीदने जा रहा है ब्रह्मोस, 450 मिलियन डॉलर की जो है ये डील होने वाली है। तो इसी बीच में इन्होंने क्या विजिट किया है, जो ब्रह्मोस का ऑफिस होता है। इसके अलावा और भी जो डिफेंस कॉपरेशन है उनको लेके बात हुई कि भाई हम जो अपनी एक्सरसाइज है समुद्र शक्ति उसको कंटिन्यू रखेंगे, और जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं, जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, गरुड़ शक्ति वगैरह वगैरह, इनको भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। तो इसी बीच में है ना, ब्रह्मोस परचेज करने के बीच में ये जो विजिट है वो हो रही है बैक टू बैक। चलिए नेक्स्ट, आफ्टर स्प्लिट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ऑफिशियल टू ब्यूरी पास्चर इन डेजिग्नेशन ग्रेवयार्ड। ठीक है, हुआ क्या है, डिस्प्यूट क्या हुआ था कि एक पर्सन जो कि छत्तीसगढ़ में रहते थे, पहले वो एक हिंदू ट्राइबल थे, बाद में लेटर ऑन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एंड उनकी जो है डेथ हो जाती है, एंड उनकी जो आखिरी इच्छा होती है वो कहते हैं कि भाई आप मुझे मेरे होमलैंड में ही दफन करो। ठीक है, बट जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो गांव के जो हिंदू ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, वो अपने ग्रेवयार्ड में दफनाने से मना कर देते हैं कि भाई आप क्रिश्चियन हो, आप क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में दफनाओ। इसी को लेके उनके जो बेटे हैं रमेश बघेल, वो चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या कर देता है कि उनकी जो पिटीशन है उसको खारिज कर देता है कि नहीं नहीं, ये लोग ठीक कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने जो फादर हैं उनको ले जाके ग्रेवयार्ड में दफना देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ग्रेवयार्ड तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो इसी इशू को लेके ये पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस SC शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, इस मामले की हियरिंग कर रहे थे। BV नागरत्ना जब उन्होंने डिसीजन दिया तो डिसीजन क्या हो गया, स्प्लिट हो गया 1-1 से, यानी कि मेजोरिटी से नहीं आया, ड्रॉ हो गया मैच। एक जज यानी कि BV नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस, उन्होंने कहा था कि नहीं, अगर उसके फादर की ये लास्ट विश है ना, तो जो ब्यूरियल है ना, जो दफनाने की प्रक्रिया है वो कहाँ होनी चाहिए, उसके गांव में ही होनी चाहिए, वहीं पे जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी, हिंदू ट्राइबल कम्युनिटी के लोग दफनाए जाते हैं। दूसरे SC शर्मा ने कहा था कि नहीं, जो डेजिग्नेटेड ग्रेवयार्ड है क्रिश्चियन के लिए वहीं पे होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि अब 2 बेंचों ने, है ना, 2 जजों की बेंचों ने इसको क्या कर दिया, कोई डिसीजन नहीं बना पाए, तो जो पिटिशनर थे रमेश बघेल, इसको 3 जजेस की बेंच के सामने लेके जाने वाले थे। बट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए दोनों जजों ने बैठे और उन्होंने कहा कि एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करते हैं। ये फैसला किया कि जो आपके पास्टर हैं, जो रमेश बघेल के फादर हैं, उनको डेजिग्नेटेड ग्रेवयार्ड यानी कि जो 20 किलोमीटर दूर ग्रेवयार्ड है जहाँ क्रिश्चियन दफनाए जाते हैं, वहीं दफनाया जाएगा। इसके अलावा फटकार लगाई, उन्होंने कहा, पंचायत को फटकार लगाई कि ये किसी भी पर्सन के किसका वायलेशन है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, राइट टू डिग्निटी का, बिकॉज आप अपने गांव में किसी पर्सन के लिए ग्रेवयार्ड अवेलेबल नहीं करा सके। ठीक है, तो उन्होंने ग्राम पंचायत को और जो लोकल बॉडीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको लेके फटकार लगाई है। आर्टिकल 142 क्या होता है, आर्टिकल 142 एक ऐसा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये पावर देता है कि जब डिसीजन जल्दी में देना हो, है ना, एक नेसेसिटी बन जाए डिसीजन लेना, जिसकी मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें जस्टिस डिले हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आर्टिकल 142 के अंडर एक डिग्री या कोई आदेश पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेंट्रल टीम इन पुणे, मैन डाइज ऑफ सस्पेक्ट गुइलेन बैरे सिंड्रोम, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, और ये पुणे में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, 100 लोगों को लगभग हो चुका है और एक पर्सन की डेथ हुई है कल। ठीक है, तो जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, ठीक है, जो चाहे हमारी नेशनल वायरोलॉजी हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हो, या फिर हमारी जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हो, ये सब पहुंच गई हैं। ठीक है, टू ओवरसी दैट पर्सन, है ना, ताकि ये जो गुइलेन बैरे सिंड्रोम है और ना फैले। गुइलेन बैरे सिंड्रोम क्या होता है, एक नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है। क्या होता है इस डिसऑर्डर में कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वही हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक कर देता है, यानी कि जो हमारा, है ना, एक तरह से रक्षक है,
प्रोटेक्टर है, भाई एक तरह से क्या बन जाता है, हमारा किलर बन जाता है। ठीक है, हालांकि जो एनसीडीसी है उसके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि घबराने की इससे कोई बात है नहीं, है ना, ऐसे किसी की डेथ नहीं होती, कॉन्टाजियस है नहीं, मतलब छूने से फैलने वाली है नहीं, बस कुछ प्रिकॉशन आपको लेने पड़ेंगे। जो पनीर वगैरह है, जो चीज़ वगैरह है, आप इनसे दूर रहें क्योंकि बैक्टीरिया इनसे बहुत तेज़ी से फैलता है। दूसरा है ना, हाथों को आप बार बार धोएं, है ना, बाहर निकलने से थोड़ा बचें जिस एरिया में इस तरह की अफवाहें हैं कि यहाँ पे गुइलेन बैरे सिंड्रोम फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अपोजिशन ने टारगेट किया है क्रूअल अटेम्प्ट टू थ्रॉटल मनरेगा मस्ट एंड। ठीक है, मनरेगा को लेके कि करंट गवर्नमेंट जो है मनरेगा पे ध्यान नहीं दे रही है, ये कांग्रेस का कहना है। ठीक है, इसको लेकर कल भी एक हमने आर्टिकल पढ़ा था कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं किया है, जिसकी वजह से बहुत जो लोग हैं उनके बेजेस फंसे हुए हैं। ठीक है, अब टारगेट किया गया है जयराम रमेश, जो कि है ना है ना पास्ट में कांग्रेस की गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर रहे थे, है ना। इन्होंने कहा है कि जो अपकमिंग बजट है इसमें गवर्नमेंट ये प्रोविजन करने जा रही है कि अब जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं इनको कहाँ किससे अटैच किया जाएगा, आधार से लिंक किया जाएगा। तो जयराम रमेश कहते हैं कि इस ना आधार से लिंक करना कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, अगर मैंडेटरी है तो मनरेगा में सुधार करना। क्या सुधार करना, ये कहते हैं कि जो 100 डेज के रोजगार की गारंटी देता है मनरेगा उसको बढ़ा के 150 डेज करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरा ये जो बेजेज है ना इनको 400 रुपीज़ पर डे करने की ज़रूरत है, जैसे महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, उसी हिसाब से उसी रेशियो में इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या आता है बजट में इससे रिलेटेड। ठीक है, सेबी को मिलने वाला है उसका नया चेयरमैन जो है सेबी की द मोस्ट कंट्रोवर्शियल चेयरमैन। ठीक है, माधवीपुरी बुच, ये रिटायर होने वाली हैं कब, 28 फरवरी को। तो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ सेबी। इसके लिए इन्होंने है ना एक टाइटल भी लिखा हुआ है कि कैसा होना चाहिए कैंडिडेट, हाई इंटीग्रिटी वाला, एमिनेंस वाला, रेपुटेशन वाला होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो 50 साल से ऊपर का हो और 25 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ऐसे पर्सन को, और सैलरी भी ऑफर की गई है। सैलरी कितनी मिलेगी, है ना, जो सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है उसके बराबर सैलरी दी जाएगी। ठीक है, इनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया माधवीपुरी बुच को क्योंकि एलिगेशन बहुत ज़्यादा लग गए थे। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हिंडनबर्ग ने बोला था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बोला था कि इनके अडानी के साथ कॉन्टैक्ट है जिसके तहत इन्होंने शेयर मार्केट में अडानी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच पाया। इसके अलावा सेबी में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए कि इनका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव है, जिसकी वजह से पूरे सेबी के अंदर कैसा है, टॉक्सिक वर्क कल्चर है। ठीक है, तो देखते हैं आने वाले सेबी चेयरमैन हैं कौन होते हैं और है ना किस तरह का उनका एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कल के द हिंदू एनालिसिस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।